बीजेपी सरकार ने जाते जाते एक ऐसा कदम उठाया है इन्होंने कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो 4% था उसको इन्होंने एबॉलिश किया है। सोचिए इस गवर्नमेंट की सोच किस लेवल की है, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने ये मुद्दों को धीरे धीरे उठाते उठाते एक इस अंदाज में इस लेवल तक लेके गया कि लेके जाने के बाद इन्होंने जैसा इनका टेन्यूर ख़त्म हो रहा था तो इन्होंने एक ही झटके में 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम का था उसको इन्होंने एक आसानी एक मस्के की तरह इन्होंने निकाल के फेंक दिया। तो सोचिए कि इनकी सोच जो आने वाली जनरेशन है और जो अवाम जो नौजवान जो पढ़ के बैठे हुए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके मुस्तकबिल का उनके फ्यूचर का क्या होगा। ये गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और एक ही झटके में 4% रिजर्वेशन इन्होंने अबॉलिश किया है। ये सोच अवाम को पता चल रही है कि जाते जाते इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि अवाम नौजवान और आने वाली जनरेशन इस पे सवाल पूछेगी, क्योंकि इतनी मेहनतों से इतनी मशक्क़तों से ये हमने हासिल किया था। क्योंकि गवर्नमेंट को मनाना इतना आसान नहीं जितना आसानी से इन्होंने 4% रिजर्वेशन को अबॉलिश किया। 2B का रिजर्वेशन ये कई सालों से चल रहा था, मगर ये सरकार जब इनको महंगाई पे पूछा जाता है तो आवाज़ नहीं उठाते, अब मुंह नहीं खोलते हैं। जब ये लोगों को महंगाई से लोग परेशान हैं, जब सवाल पूछा जाता है तो मुंह नहीं खोलते हैं। जब ये लोगों को पेट्रोल के बारे में पूछेंगे तो मुंह नहीं खोलेंगे, डीजल के बारे में पूछेंगे तो मुंह नहीं खोलेंगे, जॉब्स के बारे में पूछेंगे तो आवाज़ मुंह से नहीं निकालेंगे। तो ये बताइए कि ये गवर्नमेंट ने जाते जाते एक तबके को इन्होंने नाराज़ करके अपनी सत्ता को तो रूल किया है, मगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मायूस किया है। रही बात दूसरी, क्योंकि हम आज देखते रहे हैं, क्योंकि आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो काबिल तारीफ नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो मदरसों के बारे में इन्होंने आवाज़ उठाई है आसाम में बैठ के कि कर्नाटक में जितने मदरसे हैं हम उसको बंद करने का सोच रहे। देखिए इनके स्टेटमेंट में इनकी ज़हनियत मालूम होती है, इनके लफ्ज़ों में इनकी समझ मालूम होती है। सिमिलरली ईश्वरप्पा साहब ने भी ऐसे बयान दिए हैं कि अज़ान को लेके, क्योंकि ये एक चुने हुए एमएलए हैं और इनकी ज़हनियत देखिए कि इनके लफ्ज़ और इनके जो ज़हनियत है, इनकी सोच है कि आवाम को मालूम होता है, क्योंकि इनके अंदर सेकुलरिज्म का कोई लफ्ज़ छुपा हुआ नहीं है, सेकुलरिज्म के कोई सिम्टम्स इनमें नज़र नहीं आते। सिमिलरली हमने राजा सिंह के भी बयान देखे हैं, क्योंकि ये और आने वाले दिनों में हम कई लोगों के बयानात भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बसवराज बोम्मई साहब आपके नेतृत्व में कई ऐसे एमएलएज ने मुस्लिम तबके को और एक कम्युनिटी को टारगेट करके कई बयानात दिए हैं। जैसा मैं बोल रहा था कि आपको राजा सिंह ने भी कई ऐसे बयानात दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि अश्वथ नारायण साहब ने भी हमारे सिद्धरामैया साहब के बारे में भी उन्होंने टीपू सुल्तान के रेफरेंस में लेके बहुत बड़ी बात की। सिमिलरली ये ऐसे माहौल के अंदर जो अवाम परेशान है महंगाई से और जॉब से, और तब ये लोग ऐसे फैसले लेते हैं। मैं आपको एक दूसरा नज़रिया भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश के ऊपर कितना कर्जा है ये पूछने वाले कम लोग हैं, क्योंकि रफली हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो रफली डाटा ये बताता है कि 97 लाख करोड़ हमारे भारत के ऊपर कर्जा है और कर्नाटका के ऊपर 5.5 लाख करोड़ कर्जा है। तो ये बताइए कि ये कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, ये जो डेब्ट्स है ये इस आसमान को छू रहे हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर संज्ञान लेना था, क्योंकि इन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। रही बात दूसरी, क्योंकि बजट जो हमारा रिलीज़ हुआ है वो 3 लाख करोड़ का है। 3 लाख करोड़ के अंदर 30% जो हमारा अमाउंट होता है वो 5.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट भरने के लिए जाता है और 40% जो 3 लाख करोड़
का जो बजट का जो हिस्सा होता है वो होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, एम्प्लॉयज़ के सैलरीज होते हैं और पेंशनर्स के सैलरीज होते हैं। रही बात 30% डेवलपमेंट, 30% जो अमाउंट है 3 लाख करोड़ का वो डेवलपमेंट में जाता है। हमको ये भी सुनाई देता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर होते हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि डेवलपमेंट्स के अंदर 30% कमीशन मांगा जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कह रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट क्लास 1 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लोग बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये बताता चलूँ कि कर्नाटक का नाम किसी फेरिस में, किसी लिस्ट में करप्ट स्टेट में ना आए, करप्ट स्टेट की लिस्ट में ना आए, क्योंकि हम कनाडिगास को ये बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा, क्योंकि ये करप्शन के आड़ में पूरे कनाडिगास को धक्का पहुंचाना, ये कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना या कोई इसका सहारा लेके बयानबाजी करना, तो इससे क्या होता है कि कनाडिगास को चोट पहुंचती है। तो चौथी बात आपको बताता चलूँ मैं, क्योंकि हमारे पास कर्नाटक में 3 लाख पेंशनर्स हैं और 5 लाख IAS ऑफिसर से लेके प्यून तक काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो इस कर्नाटक को बढ़ने में और ऊंचाई पे ले जाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। और मैं आने वाली गवर्नमेंट को ये बताता चलूँ, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने 2.5 लाख जो जॉब्स खाली थे इनको फिलअप करने की कोई कदम नहीं उठाए इन्होंने, ना इन्होंने सोचे हैं। तो इसीलिए मैं आज गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूं कि ये सब हालात आप देखिए, सब सेंट्रल के और स्टेट के इश्यूज़ को आप जान के, मान के, आप समझदारी से आने वाले दिनों में आप फैसला लीजिए। क्योंकि हम बात करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो बताइए हिंदुस्तान का जो माल होता है, जो हिंदुस्तान में जो माल बनता है वो एक्सपोर्ट होता है $3 बिलियन, और जो हमारे पास जो इंपोर्ट होता है वो $9 बिलियन। तो बताइए कि हमारे पास जो माल बनता है उसके इंटरनेशनल मार्केट में, उसके अंदर कितना डिमांड है। तो हम अजीज़ाना रिक्वेस्ट करते हैं गुलबर्गा की आवाम से, कर्नाटका की आवाम से, कि आने वाले इलेक्शंस में आप सोच समझ के स्टेप लीजिए, क्योंकि बोलना तो बहुत है, आने वाले दिनों में और पॉइंट्स रखते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे।